नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई क्लास के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तो आज की हमारी क्लास जो रहेगी वो रहेगी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियां। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार की पद्धति के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया और किस प्रकार का लिखा जाना चाहिए। ठीक है ना, किस प्रकार का पहले हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया है वो किन किन पद्धतियों से लिखा गया है, और अगर किन पद्धतियों से लिखा जाता तो वो और अधिक हमारे लिए जो है लाभदायक रहता या और ज़्यादा जो है ठीक रहता। तो अब इसके अंदर जैसे हम शुरू करेंगे, जो पद्धतियां शुरू करेंगे वो वहीं से, पद्धतियों की जो शुरुआत है वो वहीं से करेंगे जहां से साहित्य की शुरुआत हुई है, साहित्य के इतिहास लिखने की शुरुआत हुई है। भी सबसे पहले जिसने साहित्य का इतिहास लिखा उसने किस पद्धति का प्रयोग किया, उसके बाद जिसने साहित्य लिखा तो उसने किस पद्धति का प्रयोग किया, और उसके बाद जिसने लिखा तो उसने किस पद्धति का प्रयोग किया। जो प्रारंभिक हिंदी साहित्य के इतिहास थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक, प्रारंभिक हिंदी साहित्य के जो इतिहास थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल तक, उनको हम क्रम से, उसी क्रम से हम उनकी पद्धतियों का वर्णन करेंगे और उसी के अनुसार हमें पद्धतियों का ज्ञान भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, साथ में हम पद्धति को जान पाएंगे और साथ में हम उस इतिहासकार को जान पाएंगे और उसकी पद्धति को भी जान पाएंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत की हम बात करते हैं तो इसके बारे में हम कह देते हैं कि गोकुलनाथ जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, गोकुलनाथ जो थे वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, विठलनाथ जी के पुत्र थे ठीक है ना। वल्लभाचार्य जो थे, वल्लभाचार्य जी के पुत्र कौन थे? विठलनाथ जी। विठलनाथ जी, और विठलनाथ जी के पुत्र थे गोकुलनाथ। ठीक है ना। इन्हीं गोकुलनाथ की दो रचनाएं मिलती है हमें। एक का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता, और दूसरा हमारे पास मिलता है 252 वैष्णव की वार्ता। ये दो रचनाएं हमें मिलती हैं। ठीक है ना। एक क्या है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ऐसा कहा जाता है कि जो ये 84 वैष्णव की वार्ता थी, जो ये 84 वैष्णव की वार्ता थी, इसमें वल्लभाचार्य जी के, किसके? वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। ठीक है ना। और जो ये 252 वैष्णव की वार्ता है इसमें विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये जो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता है, ये प्रारंभिक प्रयास थे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के। प्रारंभिक प्रयास हम मान सकते हैं कि इनमें भी जो है जैसा गारसा दत्तासी ने प्रयोग किया था उसी प्रकार इन्होंने भी साहित्यकारों को इकट्ठा किया। जैसे 84 वैष्णव, इन्होंने 84 जो वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्य थे उनका यहाँ जीवन परिचय इसमें दिया था और उनकी भक्ति से संबंधित बातों का वर्णन किया था। बाद में जो विठलनाथ जी के जो शिष्य है 252 वैष्णव की वार्ता के अंतर्गत उनका परिचय दिया और उनकी भक्ति से संबंधित बातें, ये प्रारंभिक प्रयास माने जाते हैं। इसी प्रकार का प्रारंभिक प्रयास एक और माना जाता है जो है कालिदास हजारा। ठीक है ना।
इसमें भी प्रारंभिक प्रयास किए गए थे। इसमें भी क्या थे कि रचनाकारों का जो जीवन परिचय लिया गया था। अब इन प्रयासों में जो सबसे महत्वपूर्ण था, जहां से हम लगभग ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ आभास होने लग गया था कि यहां से साहित्य लिखा जा सकता है इस प्रकार, वो थे नाभादास जी। वो कौन थे? वो थे नाभादास जी। नाभादास जी की रचना थी भक्तमाल। कौन सी रचना थी? भक्तमाल। नाभादास की रचना थी भक्तमाल, जिसमें क्या है कि 200 भक्तों का 316 छप्पियों में वर्णन है। ठीक है ना। इसे हम प्रारंभिक प्रयास तो कह सकते हैं, लेकिन ये साहित्य नहीं कह सकते, ये प्रारंभिक प्रयास है। जो मैं अभी बता रहा हूं ये प्रारंभिक प्रयास है। 200 भक्तों का 316 छप्पियों में वर्णन किया गया। ठीक है ना। लेकिन इसे क्या कहा गया कि इसमें भक्तों की महिमा सूचक बातें थी। भक्तों की महिमा सूचक बातें थी, केवल महिमा सूचक बातें थी, इसलिए इसे हम नहीं, इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नहीं कह सकते। ये हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में प्रारंभिक प्रयास थे ये सारे के सारे। इसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, वो क्या कहते हैं कि ठीक है ना, यह अपने आप में एक ऐसी रचना थी कि इसके बाद ऐसे ग्रंथ लिखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। इसके मतलब भक्तमाल ऐसे ग्रंथ लिखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। ये इनके प्रारंभिक प्रयास थे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रारंभिक प्रयास थे। अब एक बात और बता दूं बीच में चलते चलते, ठीक है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं कहीं आप उससे ये ना समझ ले कि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा बता रहा हूं। ठीक है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे पूरा लिख देता हूं, चलो। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है ना, और दूसरा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति पढ़ने जा रहे हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति। अब पद्धति से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कौन सा इतिहास पैसे शुरुआत कहां से हुई थी। तो शुरुआत हम मानेंगे कि सबसे पहले जिसे हम हिंदी साहित्य का इतिहास मान सकते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जिसे हम कह सकते हैं, वो है गारसा द तासी, गारसा द तासी द्वारा रचित इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है ना। इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये सबसे पहले लिखा गया था हिंदी साहित्य के इतिहास। तो यहीं से हम पद्धतियों का प्रारंभ मानेंगे कि किस पद्धति का, इन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया था।
तो उसी के आधार पर हम आते हैं पद्धतियों पर, ठीक है ना। पद्धतियों की बात करें तो पद्धतियां, सबसे पहली पद्धति जो मानी जाती है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां। पद्धतियों की बात करें तो एक नंबर पर हमारे पास आ जाती है वर्णानुक्रम पद्धति। 2 नंबर पर हमारे पास आ जाती है कालानुक्रम पद्धति। 3 नंबर पर हमारे पास आ जाती है विधेयवादी पद्धति। 4 नंबर पर हमारे पास आ जाती है वैज्ञानिक पद्धति। 1 मिनट, ये और एक हमारे पास 5 नंबर पर आ जाती है समाज शास्त्रीय पद्धति। समाज शास्त्रीय पद्धति, ठीक है ना। अब ये पद्धतियां हैं, तो इन पद्धतियों के बारे में मैं आपको सार में बता दूं, विस्तार में हम फिर से पढ़ लेंगे, साथ में पढ़ेंगे। एक सार में मैं आपको बता दूं कि वर्णानुक्रम पद्धति जो है, इसमें वर्णक्रम से, किससे, वर्णक्रम से साहित्य का वर्णन किससे किया गया है, वर्णक्रम से। किससे, वर्णक्रम से। और वर्णक्रम की बात करें तो 2 प्रकार के वर्णक्रम आ जाते हैं। एक तो आता है अंग्रेजी और एक आता है हिंदी। तो पहले जो इतिहास लिखे गए थे, सबसे पहले लिखा था फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी का इस्तवार द ला लिटरेचर एंडू हिंदुस्तानी, ये लिखा गया था 1848 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके बारे में विस्तार से आगे पढ़ लेंगे हम 1848 ईस्वी में। इसके बाद लिखा गया था किसका, शिवशेष सेंगर का। इसके बाद किसका लिखा गया था, शिवशेष सेंगर का। कौन सा था, शिवशेष सरोज। इसके बाद जो रचना हुई थी शिवशेष सेंगर द्वारा रचित शिवशेष सरोज की हुई थी। उसके बाद शिवशेष सरोज की हुई थी। तो ये जो विद्वान थे, इन्होंने अंग्रेजी वर्णक्रम का प्रयोग किया था। किसने, गारसा द तासी ने। गारसा द तासी जो था, उन्होंने अंग्रेजी वर्णक्रम का प्रयोग किया था। किसका, अंग्रेजी वर्णक्रम। गारसा द तासी ने अंग्रेजी वर्णक्रम का प्रयोग किया था। और शिवशेष सेंगर ने किसका, हिंदी, ठीक है ना, वर्णक्रम का प्रयोग किया था। अब वर्णक्रम क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। वर्णक्रम में क्या होता है कि वर्णों के क्रम से, जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में ए है, ठीक है ना, तो जिसका नाम ए से शुरू होता है पहले, ठीक है ना, वो पहले आएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाता है कि हम ए की बात करें तो ए पर, जैसे कि हिंदी साहित्य में ए की बात करें तो जैसे आलम का नाम हम मान सकते हैं कि आलम पहले आ जाते हैं अंग्रेजी वर्णक्रम के हिसाब से। अगर आलम पहले आ जाते हैं और सै जो है, सरपा, सरपा जो है सै के हिसाब से अंत में आते हैं। तो ये जो गारसा द तासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, इसमें क्या था कि जिसका ए से नाम शुरू होता है वो तो पहले है, और जिसका है से नाम शुरू होता है वो सबसे अंत में है। मतलब है से नहीं, जड से, अगर जड से किसी का नाम नहीं होता तो जो अंत में जो भी वर्णक्रम से आता है वो, ठीक है ना, तो वो अंत में रहेगा। अब कंडीशन ये होगी कि जैसे ये देखो, अब आलम तो पहले आ गए और सरपा सबसे बाद में आ रहे हैं, सै तो अंत में जाके आता है, हम जानते हैं, ठीक है ना।
तो एस जो है वो सबसे अंत में जाके आता है, तो सरपा बाद में आ रहे हैं। तो ये कालक्रम का कुछ भी पता नहीं है, हम सिर्फ इतना जान पाएंगे कि सरपा कौन थे, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से हम नहीं पढ़ पाएंगे कि सरपा किस काल के थे। और जब तक कालक्रम जैसे हम पढ़ के गए थे, युगीन परिस्थितियां, परंपराएं, सामाजिक वातावरण, ठीक है ना, ये सारी आर्थिक धार्मिक जो उस समय की परिस्थितियां होती है वो सारी की सारी साहित्य को प्रभावित करती हैं। हम किसी साहित्यकार के बारे में हम जान पाएंगे कि ये किस काल का है, उसी काल में रखकर उसको पढ़ेंगे तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे, उसकी प्रवृत्तियों को समझ पाएंगे, उसकी रचनाओं को समझ पाएंगे। उस काल के रचनाकार को किसी और काल में रखकर हम पढ़ेंगे तो हम उस आधार पर उसको आज के समय में अगर सरपा जैसी कोई रचना करता है तो शायद हम उस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये जो था ये बिल्कुल ही अविकसित और अपूर्ण और भूंडी पद्धति मानी गई थी। इसी तरह शिवशेष सेंगर है, तो शिवशेष सेंगर ने क्या किया, कैसे, ठीक है ना, और ज्ञ तक, इस तरह से इन्होंने इसको शुरू किया। ज्ञ नहीं रहेगा, कैसे है तक मान लो, ठीक है ना। है, अब है का मतलब है वाला सबसे बाद में आएगा, ठीक है ना, है पर जिसका नाम है वो सबसे बाद में आएगा, और जिसके कह का है तो कैसे तात्पर्य कबीर तो सबसे पहले आ जाएगा, और फिर वही बात जो सरपा है वो सबसे अंत में चला जाएगा, ठीक है। विद्यापति जो आदिकाल के रचनाकार है वो भी सबसे अंत में चले जाएंगे। तो ये सबसे अविकसित और भोंडी पद्धति थी। उसके बाद हम आते हैं कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति की बात करें तो इसका पहले ये दोनों इतिहास लिखे गए थे, गारसा दत्तासी का और शिवशेष सेंगर का, ये दोनों के दोनों इतिहास जो है ये पहले लिखे गए थे। उसके बाद आते हैं मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। ठीक है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन का कब आया था हिंदी साहित्य का इतिहास? इनका हिंदी साहित्य का इतिहास आया था 1888 में, 88 और मिश्र बंधु का जो है वो 1913 ईस्वी में आया था। और गारसा दत्तासी का कब आया था? 1800, इसको लिखना नहीं, आगे लिखा हुआ है विस्तार से, 48 ईस्वी में। और शिवशेष सेंगर का आया था 1883 ईस्वी में। तो सबसे पहले 1848 और 83 वाले जो है उन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। उसके बाद 88 और 13 वाले हैं, उसके बाद ये दोनों आते हैं। इन दोनों ने क्या, हिंदी साहित्य के इतिहास का क्रम भी देखते हैं तो इसी तरह से वो क्रम जो है यही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, इसने, इन दोनों ने किस पद्धति का प्रयोग किया था? कालानुक्रम पद्धति का। किसका? कालानुक्रम पद्धति का। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। कालानुक्रम पद्धति में क्या होता है कि काल के अनुसार रचनाओं को विभाजित किया जाता है और उसके अनुसार उन रचनाओं का वर्णन किया जाता है। तो इन्होंने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया तो साहित्यकारों का जो साहित्यिक दृष्टि से था, ठीक है ना, ऐतिहासिक साहित्य का जो वर्णन किया वो ऐतिहासिक दृष्टि से वर्णन करना था। ऐतिहासिक दृष्टि से तो ये उपयोगी था क्योंकि इन्होंने सभी रचनाओं को, क्योंकि वास्तव में जो ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु है ना, मिश्र बंधु का जो है अपने आप में एक मील का पत्थर था क्योंकि इन्होंने सभी रचनाकारों को काल के अनुसार रख दिया था, ठीक है ना, विभाजित कर दिया था। अब बाद के इतिहासकारों को क्या करना था कि उनमें जो साहित्य से संबंधित विशेषताएं होती है वो जोड़नी थी। साहित्य से संबंधित विशेषताएं मतलब जैसे बाद के आचार्य शुक्ल आ गया तो उन्होंने इसमें भावात्मक रूप से क्या है, इसमें साहित्यिक दृष्टि से कौन सी रचना महत्वपूर्ण है और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सी, किस काल की कौन सी रचना अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, और किसने किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, किसने किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग किया है, किसकी भाषा कैसी है, इन बातों पर जोर दे दिया। इन्होंने क्या किया कि केवल इनको वृत्त संग्रह कहा गया है, ठीक है ना। तो इसको जो मिश्र बंधु है इसके तो साहित्य को आचार्य शुक्ल ने सबसे बड़ा वृत्त संग्रह कहा है। तो ये क्या है कि वृत्त संग्रह मतलब कवियों का परिचय था, कवियों का संकलन किया गया था और उनका परिचय दिया गया था, उनकी कौन सी रचना जो है साहित्यिक दृष्टि से उपयोगी है, कौन सी उपयोगी नहीं है, किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो सारी बातें इन्होंने नहीं लिखी थी, वो बाद में शुक्ल जी ने तैयार की थी, ठीक है। उसके बाद विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति की बात करते हैं तो इनके बाद 1913 के बाद आता है आचार्य शुक्ल, 13 के बाद आते हैं हमारे पास
आचार्य शुक्ल, जिन्होंने कब लिखा था? जिन्होंने लिखा था 1929 ईस्वी में। इनके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे, एक बार तो मैं खाली इसके बारे में भूमिका ही बता रहा हूं आपको। ये हिंदी साहित्य के इतिहास है, इनके बारे में तो जैसे शुक्ल का पढ़ेंगे तो शुक्ल एक क्लास पूरी हो जाएगी, ठीक है। शुक्ल का 1929 में, तो इन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया था? इन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था। इन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया था? विधेयवादी पद्धति का विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था। वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक दृष्टि से इसमें असंबद्ध तथ्य, विधेयवादी पद्धति क्या कहती है? विधेयवादी पद्धति कहती है कि उस समय की साहित्यकार के अलावा साहित्यिक जो रचनाएं हैं उसमें युगिन जो परिस्थितियां होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। युगिन जो परिस्थितियां होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, उनका जो है वर्णन करना आवश्यक है। मतलब साहित्य के परिचय के अलावा युगिन परिस्थितियों का वर्णन करना भी जरूरी है, तो वो विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत आता है। फिर वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है? वैज्ञानिक पद्धति जो है वो अपने आप में साहित्य के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाती है। वैज्ञानिक पद्धति जो है वो साहित्य के लिए कच्ची सामग्री, अगर हमसे पूछा जाए कि साहित्य के लिए कच्ची सामग्री कहां से उपलब्ध होती है, तो कहां से होती है? वैज्ञानिक पद्धति। किस पद्धति में कच्ची सामग्री का वर्णन किया गया? वैज्ञानिक पद्धति में। तथ्यों का संकलन की बात किस पद्धति में की गई है? तो वैज्ञानिक पद्धति में। इसमें एक तो ये क्या करती है? तथ्यों का संकलन करके देती है। कहने का मतलब वैज्ञानिक पद्धति में क्या है कि तथ्य संकलन किए जाते हैं कि इसका जन्म इस जगह हुआ था, इस तिथि को हुआ था, इसकी रचना ये थी और इतनी रचनाएं थी और इनके ये सन थे, ठीक है ना। तो ये तथ्यात्मक जानकारी होगी। तो वैज्ञानिक पद्धति में क्या है? तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, और तथ्य क्या है? साहित्य के लिए एक प्रकार की कच्ची सामग्री है। तथ्य क्या है? साहित्य के लिए एक प्रकार की कच्ची सामग्री। इसलिए इसकी यही कमी थी कि इसमें केवल तथ्यों को, और तथ्यों का संकलन जो है कभी साहित्य नहीं हो सकता। वैसे ऐसा कहा गया है कि कुछ पुस्तकों में लिखा गया है कि गणपति चंद्र गुप्त का जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, जो 2 भागों में लिखा गया है, दिखा दूं, हो सकता है आपको याद रहे, ठीक है ना। इसी समाज शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। वो कहते हैं कि समाज शास्त्रीय पद्धति मतलब परंपरा, इसके अंदर परंपरा को महत्व देना जरूरी है। उसके अलावा समाज शास्त्रीय पद्धति क्या है? समाज की पद्धति, मतलब हम कहेंगे कि ये जो है मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित पद्धति है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित पद्धति है। इसमें वर्ग विशेष के संघर्ष के बारे में बताया जाता है, जैसे कि हम मान सकते हैं कि प्रगतिवाद जो है वो शायद समाजशास्त्रीय पद्धति पर लिखा गया ग्रंथ, हम उसे मान सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो चलते चलते मैं आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास, हो सकता है कल दिखाए हो तो भैया माफ कर देना। ये है इनके 3 इतिहास थे। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका ज्यादा बड़े नहीं है, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये इनकी 3 किताबें हैं। किसकी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चलो अभी पढ़ते हैं हम विस्तार से इसको। क्या कहना चाह रहे हैं? पहली पद्धति जो है वो वर्णानुक्रम पद्धति है। कौन सी पद्धति है? वर्णानुक्रम पद्धति। यह इतिहास लेखन की सबसे अविकसित और अपूर्ण, यह देख लेना, अविकसित और अपूर्ण, यह इतिहास लेखन की सबसे अविकसित, अपूर्ण और भोंडी पद्धति है। गारसा दत्तासी अंग्रेजी वर्ण क्रम से और शिवशेष सेंगर हिंदी अकार आदि क्रम से इस पद्धति का प्रयोग किया है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कवि व उनकी रचनाओं का इसमें परिचय दिया गया है। कालानुक्रम पद्धति, ग्रेसन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया है। काल समय के अनुसार रचनाओं और रचनाकारों का विभाजन किया गया है। इस पद्धति को डॉक्टर गिरेसन और मिश्र बंधुओं ने अपनाया है। इस पद्धति की यह समस्या है कि ऐतिहासिक कालक्रम का निर्धारण करते समय रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाए या उसकी रचना तिथि को आधार बनाया जाए, यह इसके अंदर रहा है।
इसके बाद आता है हमारे पास वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति क्या है? गणपति चंद्र गुप्त कह सकते हैं हम, ठीक है ना। अगर पूछा जाएगा तो गणपति चंद्र गुप्त होगा, नहीं तो नहीं, कोई नहीं होगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में उन्होंने किया है कालक्रमिक पद्धति में, जहां ऐतिहासिक कालानुक्रम से रचनाओं और रचनाओं की तालिका प्रस्तुत होती है, वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है? तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति में शोध द्वारा तथ्यों को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। शोध द्वारा तथ्यों को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। कहने से तात्पर्य ये लोग क्या करते हैं कि जैसे सरपा है तो सबसे पहले सरपा आएगा। सरपा का कब से काल है भैया? तो सरपा को 769 ईस्वी में जन्म माना जाता है, तो सबसे पहले सरपा आ जाएंगे 769 ईस्वी में, ठीक है ना। इसी तरह से यही क्रम चलता जाएगा भी। सन के हिसाब से भी जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म कब हुआ था? कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं तथ्यात्मक जानकारी संकलित की जाती है। कबीर की कौन सी रचना थी? कबीर की रचना बीजक थी। बीजक के कितने भाग? बीजक का संपादन किसने किया था? धर्मदास ने किया था। किसने किया था? धर्मदास ने। बीजक के कितने अंग थे? साखी, शब्द और रमेनी, 3 भाग थे, साखी, शब्द और रमेनी। तो इस तरह से इसमें क्या है? तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और उनको वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें इतिहासकार निरपेक्ष बने रहने का प्रयत्न करता है। इतिहासकार जो होता है वो निरपेक्ष बने रहने का प्रयत्न करता है। तो यही इसकी जो कमी थी, क्योंकि इतिहासकार जहां निरपेक्ष बना रहता है वो साहित्य नहीं हो सकता, वो केवल इतिहास हो सकता है, वो केवल इतिहास हो सकता है, वो साहित्य नहीं हो सकता। क्योंकि साहित्य के लिए क्या है? सारी चीजें आवश्यक है। क्या है? जैसे हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं, जाति का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव, ठीक है ना, क्षण विशेष का प्रभाव और साहित्यकार का व्यक्तित्व जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इस पद्धति से साहित्य इतिहास के लिए कच्ची सामग्री का निर्माण होता है। इस पद्धति से साहित्य का इतिहास जो है वो नहीं लिखा जा सकता। इस पद्धति से साहित्य का इतिहास जो है वो बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता। अब आती है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति की हम बात करते हैं तो विधेयवादी पद्धति में क्या है? विधेय का अर्थ होता है नियमानुसार। विधेय का अर्थ होता है नियमानुसार। इस प्रणाली में असंबद्ध तथ्य क्या किए जाते हैं? असंबद्ध तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य शुक्ल ने इसका प्रयोग किया था। असंबद्ध तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। असंबद्ध तथ्य किस में एकत्रित किए जाते हैं? विधेयवादी पद्धति में। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति जो है उसमें असंबद्ध तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। विधेयवादी इतिहासकार साहित्य संबंधी आंकड़े एकत्र करने के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है और फिर समाज और साहित्य में कार्य और कारण संबंध स्थापित करता है। ठीक है ना? क्या करता है? विधेयवादी इतिहासकार जो होता है साहित्य संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। क्या करता है? साहित्य संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। याद रख लेना, साहित्य संबंधी आंकड़े किस में एकत्र किए जाते हैं? विधेयवादी पद्धति में। ठीक है ना? और तथ्यों की बात आएगी तो वैज्ञानिक पद्धति में। तथ्य और आंकड़े एक ही बात होती है, लेकिन फर्क इतना है कि उसमें केवल तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। जो रचनाकार साहित्यकार जो है, ठीक है ना, साहित्यकार जो है वो खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं, वो क्या निरपेक्ष बने रहता है। ठीक है ना? वो उसके अंदर किसी प्रकार का मतलब अपने तरफ से किसी प्रकार के विचार प्रकट नहीं करता। लेकिन यहां साहित्यकार क्या करता है? साथ साथ तत्कालीन सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। तत्कालीन सामाजिक जीवन का भी अध्ययन करता है साहित्यकार जो होता है, और उसके बाद समाज और साहित्य में कार्य और कारण संबंध स्थापित करता है कि किस कारण से ऐसा साहित्य लिखा गया, समाज कैसा था और साहित्य कैसा है, और उसके बाद इस प्रकार का साहित्य लिखा गया। तो ये जो किया था ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। ठीक है ना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था कि उन्होंने असंबद्ध तथ्य एकत्रित किए और उसके बाद तत्कालीन समाज का अध्ययन किया। तत्कालीन समाज का अध्ययन किया और उसके बाद समाज की जो प्रवृत्तियां थी, समाज का जो अध्ययन किया उसमें, और साहित्य के जो तथ्य एकत्र किए थे, आंकड़े जो एकत्र किए थे, उन दोनों में कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए फिर उन्होंने देखा कि साहित्य जो होता है वो जनता की चित्तवृत्ति का ही संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य जो होता है वो जनता की संचित
चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब ही होता है। यह पद्धति साहित्य इतिहास लेखन के उपयोगी तो है, परंतु एकांगी इतिहास दृष्टि है, यह इसकी कमी है। उपयोगी तो है, एकांगी है। अब एकांगी क्यों है? क्योंकि साहित्य के लिए युगीन परिस्थितियों के साथ साथ, किसके साथ साथ? युगीन परिस्थितियों के साथ साथ, युगीन परिस्थितियों के साथ साथ किसकी जरूरत रहती है? परंपरा की। इन्होंने परंपरा को जो है, इन्होंने परंपरा का योगदान रहता है, इन्होंने परंपरा का मूल्यांकन नहीं किया। ठीक है ना? साहित्य निर्माण में परंपरा का योगदान होता है, यह पद्धति परंपरा का मूल्यांकन नहीं कर पाती है। शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास लेखन में इस पद्धति को अपनाया है। आगे देखते हैं समाज शास्त्रीय पद्धति। बात करते हैं हम समाज शास्त्रीय पद्धति की। यह पद्धति मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लेना, यही बातें पूछी जाएंगी कि किस पद्धति में असंबद्ध तथ्य आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। किस पद्धति में असंबद्ध आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और फिर समाज का अध्ययन किया जाता है और फिर समाज और उन तथ्यों में, उन आंकड़ों में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है। किसमें? विधेयवादी पद्धति में। ठीक है ना? किसमें? विधेयवादी पद्धति में। और किस पद्धति में? कौन सी पद्धति जो है मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है? कौन सी पद्धति मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है? तो कौन सी? समाजशास्त्रीय पद्धति। मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित कौन सी पद्धति है? समाजशास्त्रीय पद्धति है। किस पद्धति में परंपरा की अवहेलना की गई है? किस पद्धति में परंपरा की अवहेलना की गई है? तो विधेयवादी पद्धति में। विधेयवादी पद्धति एकांगी है। क्यों है? क्योंकि उसमें परंपरा का जो है अवहेलना की गई है, इसलिए वो एकांगी है। युगीन परिस्थितियों के साथ साथ परंपरा का मूल्यांकन करना भी जरूरी है, तभी वो संपूर्ण पद्धति कहलाती है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। प्रथम जो सबसे पुरानी जो पद्धति मानी जाती है वो वर्णानुक्रम पद्धति मानी जाती है। ठीक है, सबसे पुरानी जो पद्धति मानी जाती है वो वर्णानुक्रम पद्धति मानी जाती है। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया था? गारसदत्तासी और शिवसिय सेंगर ने किया था। वो अविकसित और भोंडी पद्धति थी। अविकसित, अपूर्ण और भोंडी पद्धति उसे माना जाता है। उसमें केवल वृत्त संग्रह या कवियों के परिचय दिए जा सकते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया था? कालानुक्रम, काल के अनुसार साहित्य का विभाजन किसने किया था? सबसे पहले तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। और उसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। इन दोनों ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस पद्धति का प्रयोग किया था। उसके बाद आता है विधेयवादी पद्धति। इसका प्रयोग किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। असंबद्ध तथ्य किसमें एकत्रित किए जाते हैं? तो वैज्ञानिक पद्धति में। असंबद्ध तथ्य किसमें एकत्रित किए जाते हैं? वैज्ञानिक पद्धति में। और साहित्य के लिए कच्ची सामग्री किस पद्धति में निर्मित होती है? साहित्य के लिए जो कच्ची सामग्री होती है वो किस पद्धति में होती है? वैज्ञानिक पद्धति में होती है। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। चलते हैं आगे। इतिहास का कर्तव्य साहित्य के अंतर्निहित तत्वों का उद्घाटन कर उसकी मूल प्रेरणा का विश्लेषण और जनहित की कसौटी पर उसका मूल्यांकन करना है। द्वंद्वात्मक प्रणाली समाज और व्यक्ति की असंगतियों एवं अंतर विरोधों को पहचानने का प्रयत्न करती है। द्वंद्वात्मक जो प्रणाली है, समाजशास्त्रीय पद्धति जिसे कहते हैं, वो क्या करती है? समाज और व्यक्ति की असंगतियों एवं अंतर विरोधों को पहचानने का प्रयत्न करती है। यह साहित्य के मूल्यांकन की दृष्टि से उपादेय समाजशास्त्रीय पद्धति है। यह साहित्य के मूल्यांकन की दृष्टि से, साहित्य के मूल्यांकन की दृष्टि से जो उपयोगी पद्धति है वो कौन सी पद्धति है? समाजशास्त्रीय पद्धति। साहित्य के मूल्यांकन के लिए जो उपयोगी पद्धति है वो कौन सी पद्धति है? समाजशास्त्रीय पद्धति है। इनके बारे में थोड़ी सी बातें और हैं। कालानुक्रम की जो पद्धति है, कालानुक्रम की पद्धति के बारे में था कि उसे ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने किया है। ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने किया है, लेकिन अंग्रेजी में इसे डॉक्टर जॉनसन और उर्दू में मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनाया है। ठीक है ना? इस पद्धति को अंग्रेजी में डॉक्टर जॉनसन तथा उर्दू में मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनाया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति में इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष है कि साहित्य में केवल तथ्यों का संकलन नहीं किया जाता, बल्कि उनका कार्य व कारण संबंध बताते हुए युगीन परिस्थितियों का चित्रण भी किया जाता है। अब आते हैं विधेयवादी पद्धति।
समाजशास्त्रीय पद्धति चल रही थी। साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी और समाजशास्त्रीय पद्धति का साथ साथ उपयोग होना चाहिए। साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी और समाजशास्त्रीय पद्धति का साथ साथ उपयोग होना चाहिए। साहित्य का इतिहास लिखते समय ऐतिहासिक शोध और समाजशास्त्रीय सिद्धांत के साथ साथ सौंदर्य शास्त्रीय नियमों की जानकारी भी आवश्यक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि साहित्य के इतिहास लेखन में विधेयवादी और समाजशास्त्रीय पद्धति का साथ साथ उपयोग होना चाहिए। कौन सी? विधेयवादी और समाजशास्त्रीय पद्धति का साथ साथ उपयोग होना चाहिए। इसके अलावा साहित्य का इतिहास लिखते समय हमें ऐतिहासिक शोध से हम क्या करेंगे? ऐतिहासिक शोध से तो हम तथ्य एकत्र कर पाएंगे, क्योंकि तथ्यों की तो जरूरी है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना है, हमने साहित्य भी लिखना है। अगर साहित्य की बात कर रहे हैं तो भावनाओं की बात होगी, विचारों की बात हो गई, ठीक है ना। और अगर हम इतिहास की बात कर रहे हैं तो तथ्यों की बात होगी। तो तथ्य जरूरी चाहिए और भाव भी जरूरी चाहिए, क्योंकि साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, हम केवल इतिहास नहीं लिख रहे हैं। अगर हमने इतिहास लिखना हो तो हमें तथ्यों की जरूरत है, और अगर हमने साहित्य लिखना है तो हमें भावों की जरूरत है। लेकिन साहित्य का इतिहास लिखना है तो हमें तथ्यों की भी जरूरत है और भावों की भी जरूरत है। तो ऐतिहासिक शोध से हम तथ्य एकत्र करते हैं, और समाजशास्त्रीय सिद्धांत के साथ साथ समाज के जो अंतर्द्वंद है, समाज का, व्यक्ति और समाज का जो अंतर्द्वंद है उसको समझना है। उसके अलावा सौंदर्य शास्त्रीय नियमों की जानकारी भी आवश्यक है। सौंदर्य शास्त्रीय नियम मतलब किस प्रकार के भावों का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और किस प्रकार के रस का प्रयोग हुआ है, किस पद्धति का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार की रचना है, छंदवादी है, अलंकारवादी है, रसवादी है, ध्वनिवादी है, किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। ये सारी जो है सौंदर्य शास्त्रीय नियमों के अंदर आती है। तो इन सब की जानकारी होनी चाहिए, और हम देखते हैं कि उसी का साहित्य अच्छा होता है जो इन सब के बारे में हमें अच्छे से बता पाता है, जो हमें इन चीजों से समझा सकता है कि इस साहित्यकार ने इस रचना में इन बातों का प्रयोग किया, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, इस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया, इस प्रकार के रस का प्रयोग किया है, ध्वनि का प्रयोग किया है, या इन सब बातों के बारे में जो बता पाता है वो अच्छा साहित्यकार कहलाता है या अच्छा आलोचक कहलाता है। तो इन सब का ज्ञान जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने के लिए आवश्यक होता है। तो ये है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति।